हेलो दोस्तों। अब तक हमने जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन ये सब चीज समझ लिया है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड मैटर है। ओके, नाउ आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर क्लास होगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हम कैश के बारे में जानकारी लेते हैं। ध्यान से सुनना, कैश के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से बनता है? कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके, अब यहां क्या होगा कि ओनली मैटर रिलेटेड टू कैश, अगर कैश बढ़ रहा है उस मैटर से तो कैश घट रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे। अगर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो हटा देंगे उस मैटर को, विल नॉट कंसीडर। ओके, सो कैश कॉन्सेप्ट में बताता है कैश अगर करंट ईयर का है तो कंसीडर करेंगे, कैश अगर अदर ईयर का है तो भी कंसीडर करेंगे क्योंकि इस साल में मिला है, ठीक है ना। बट सर्विस को कंसीडर नहीं करेंगे। सर्विस इस साल का हो किसी भी साल का, आई डोंट केयर, इस साल कैश मिला, इस साल का कैश है, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, सो अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बस हमें यही समझना है कि करंट ईयर में कैश बढ़ा है या कैश घटा है, हर एक आइटम से। हर एक आइटम मतलब हर एक आइटम से, दैट इज डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, इंटरेस्ट, यहाँ पे जितने आइटम दिख रहे हैं इन सबसे कैश बढ़ा है या कैश घटा है, वो सारा चीज हम देखने वाले हैं अभी। ओके, सो गाइस पहले हम कैरी करते हैं क्या? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या रहता है, होता है क्या यहाँ पे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से समझना है ना, P&L अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इधर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, इधर सारा इनकम आता है। ओके, इधर सारे के सारे इनकम आते हैं, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ओके, और लास्ट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ओके ना, और इस प्रॉफिट में से हम क्या दे देते हैं? डिविडेंड दे देते हैं, टैक्स वगैरह सब दे देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह सब देते हैं। फाइनल हमारा एक 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 सेकेंड, तो नेट प्रॉफिट में से तो ऑलरेडी सब चीज माइनस रहता है, एक प्रॉफिट यहाँ आएगा, ठीक है ना। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड वगैरह आता है, फिर यहां से हम लोग सब चीज माइनस करते हैं ना, आफ्टर टैक्स है ना, लेकर आते हैं। ओके, तो इसमें हमारा रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारा चीज माइनस करते हैं। ओके ना, सो हमारा एक प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, बट अब हमें क्या करना है कि हमें उस प्रॉफिट का जरूरत है जो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट से पहले का है ना। क्यों? कि गाइस किसी भी बिजनेस का, ठीक है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू शेयर एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि पहली बात तो हम ये समझे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ओके, जैसे एक स्कूल है तो उस स्कूल का नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? तो स्टाफ सैलरी, टीचर सैलरी, है कि नहीं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर उसके बाद फिर इसके अलावा रेंट हो सकता है, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लाइक बेंच वगैरह जो रहता है ना, वो सारा चीज। बट और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द एबनॉर्मल एक्सपेंसेस? हो सकता है कि स्कूल कोई केस लड़ रहा है, तो हर स्कूल तो केस लड़ नहीं रहा होता है, तो दैट विल बी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। उसके अलावा और क्या हो सकता है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस ये हो सकता है कि स्कूल कंपनी का है ना, कंपनी से रिलेटेड चलता है, तो वो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैटर से बाहर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी का जो शेयर वगैरह होता है ना, तो कंपनी शेयर इशू करती है, उससे पैसा लेकर आती है ना, दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस कराने का मतलब क्या होता है? लोन लेना कहीं से। ओके ना, अब वो लोन किसी भी तरीके से लेना। अब यहां ये लग रहा होगा कि एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जब शेयर होल्डर पैसे दिए तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी, ऑफ कोर्स वो लायबिलिटी होगा, बिकॉज कैपिटल इज ए लायबिलिटी। दैट्स व्हाई हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ओके ना, जहां बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही क्या होते हैं? सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं। ये बात क्लियर है। देन जो शेयर पे हम डिविडेंड पे करेंगे, इधर से कंपनी उस शेयर पे डिविडेंड पे करेगी, यस दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैटर। बट अगर वो स्कूल डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो
तो वो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैटर। बट जो फीस है ना, फीस है वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैटर। अब बात समझ में आया? उसी हिसाब से ध्यान देना, यहां पे देखो रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है। एंड सब लोग चाहते हैं क्या कि रिजर्व क्रिएट किया जाए, ठीक है? तो हम प्रॉफिट में से रिजर्व को निकाल देते हैं, तो हमें ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व निकाले हैं तो हम अपने एक पैकेट से पैसा निकाले दूसरे पैकेट में डाल दें। बट इज दैट कि वो पैसा कहीं और चला गया? नहीं, वो पैसा बिजनेस में ही है बट कहीं गया नहीं है, ठीक है? हम बस उसको दिखा रहे हैं कि हम डिडक्ट कर लिए हैं। रीजन डिडक्ट करने का कि हमें वो खर्च नहीं करना, हमें दिखाना नहीं है किसी को, ठीक है? अगर हम उस कैश को कंसीडर नहीं करेंगे कि हाँ ये रिजर्व है, तो हम अनसर्टेनिटीज से नहीं निपट पाएंगे। सो हम क्या करेंगे? रिजर्व निकालेंगे, बट इस रिजर्व को अब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कैश तो वो वहीं बिजनेस में पड़ा हुआ है, रिजर्व का कैश कहीं गया नहीं। देन प्रोसीड्स ऑफ क्या? प्रोपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ, ओके ना, प्रीवियस ईयर का। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या होता है ना गाइस, कि इट इज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड दैट मैटर इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट मैटर इज टोटली रिलेटेड टू कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके? वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट्स व्हाई ये यहां पे कवर अप नहीं होगा, तो इसमें फिर से हम ऐड करेंगे क्योंकि इसका कैश नहीं गया है, ऑपरेटिंग का कैश नहीं गया है, फाइनेंसिंग का कैश गया, तो ऑपरेटिंग में तो ऐड होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ओके? देन उसके बाद आएगा इंटरिम डिविडेंड। हमें इंटरिम डिविडेंड भी देना होता है, तो इंटरिम डिविडेंड अगर बिजनेस देती है तो दैट इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैटर, ठीक है? तो यहां ऐड करेंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट पिछले साल का जो टैक्स है वो भी आ चुका है इसमें, सो उसको माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है? रिफंड ऑफ टैक्स इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि पिछले साल का टैक्स जो पे किए थे उस इस करंट ईयर में रिफंड आया है उसका। दैट्स व्हाई आई जस्ट डिडक्ट दैट। क्यों? क्योंकि वो इसमें इस साल के प्रॉफिट में नहीं होगा, पिछले साल के प्रॉफिट में ऐड होगा, ठीक है? अब तो फिर कैश कॉन्सेप्ट में, तो भाई साहब वो पिछले साल कैश मिला था ना, उसी का कैश तो इस साल रिफंड में आया है, तो वो होगा तो पिछले साल का ही कैश ना। दैट्स व्हाई वो करंट ईयर का कैश ही नहीं है, ठीक है? हमारे ही पास था बट करंट ईयर में पिछले साल आ चुका था, वही हम पे कर दिए थे टैक्स में, और फिर वो बोलता है कि नहीं आपका इतना ही टैक्स आप रखिए, तो वो टैक्स तो मेरा रिटर्न आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है? तो पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर में वो है हिसाब किताब में, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि हमने यहां लिखा क्या, थोड़ा सा जूम करते गाइस, हाँ चलिए, तो ध्यान से समझते हैं अब। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल के आ गया। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है तब हम क्या करते हैं? डिविडेंड को ऐड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, गुडविल का एमोर्टाइजेशन, पेटेंट का एमोर्टाइजेशन, ट्रेडमार्क का एमोर्टाइजेशन उसको माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह। तो ये जो है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आते हैं। हो सकता है कि नॉन कैश भी हो बट नॉन ऑपरेटिंग भी है, दैट्स व्हाई ये सब जाके इस ऑपरेटिंग में यहां पे ऐड हो जाते हैं। और ये ऑपरेटिंग तो है, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग बट नॉन कैश है, ये ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। लाइक डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाना। लाइक ये मेरा कैलकुलेटर है, आई हैव परचेज 429 रुपीज। आज मैं किसी को अगर सेकंड हैंड सेल करूंगा तो 429 रुपीज पर नहीं सेल होगा गाइस, ये 429 में नहीं सेल होगा। इट मींस व्हाट? इसका वैल्यू घटा, बट इस कैलकुलेटर के लिए मैंने 429 रुपीज पहले ही पे कर दिया था, बट अब मैं सेल करूंगा तो मुश्किल से 100 रुपीज में या 50 रुपीज में सेल होगा। तो एक बात बताओ कि ये जो 429 से 100 या 50 रुपीज का वैल्यू जो हुआ है, इससे मेरा अभी फिलहाल करंट ईयर में कैश निकल के गया है क्या? कहीं नहीं। दैट्स व्हाई इसका मतलब ये कि इस साल का कैश जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा उसका कैश तो हमारे पास है, नो डाउट कैश इज विथ मी। दैट्स व्हाई हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। कैश गया नहीं है, मेरे पास 429 का कैलकुलेटर था, ठीक है? मैंने देखा कि हर साल 10% का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अपने को। मेरा कैलकुलेटर कितना चलने वाला है? 10 साल चलने वाला है। सपोज 10 साल नहीं, हम 5 साल मान के चलते हैं, ओके ना? सपोज 5 साल मान के चलते हैं, ओके? तो 429 अगर करेंगे, 429 का कैलकुलेशन कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 5,
तो इट मीन्स व्हाट कि 85 रुपीज के आसपास क्या हो रहा है, हमारा डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है। 85.8 मतलब 86 रुपीज मान के चलते हैं ना, कि 86 रुपीज के आसपास हमारा डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है। अब जबकि 86 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा था, 429 रुपीज तो हमने पहले ही पे कर दिया। अब 86 रुपीज प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हैं हर साल, ताकि एक साल बाद, एक समय ऐसा आएगा 4-5 साल बाद कि मुझे कैलकुलेटर बाय करना होगा, उस समय मेरे पास 429 रुपीज एक साथ खर्च करना इज वेरी बिग टास्क। दैट्स वाई हमने लाइक ऑब्वियस, अभी तो ये मेरा मैटर है, बट अगर मशीन लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का क्या मैटर, उनका तो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 50-50 करोड़ का मशीनरी होता है, तो वो लोग थोड़ी ना बियर कर पाएंगे। दैट्स वाई वो लोग एक बार में 1 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया ऐसे एक्सपेंसेस बियर कर नहीं पाएंगे, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि कुछ अमाउंट को सेट असाइड करते रहना पड़ता है। तो वो अमाउंट सेट असाइड तो होता है, बट वो अमाउंट कहीं जाता नहीं है, बिजनेस में ही रहता है। दैट्स वाई वो हमें, इट मींस व्हाट कि मेरे पास वो कैश है, और जब वो कैश है तो आई विल नॉट सब्सट्रैक्ट, आई विल ऐड कि कैश है मेरे पास। ओके, सो इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं। सेम वैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बिजनेस को ना इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले एक्सपेंसेस को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब कि बिजनेस एस्टैब्लिश जब करना था तब मैंने खर्चा किया था, अब उसको राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, तो राइट ऑफ कर दो, प्रॉफिट में से तो मैं माइनस कर रहा हूं। बट इज दैट कि वो बिजनेस से भी कैश जा रहा है? नहीं, बिजनेस में ही कैश है। आई एम जस्ट पुटिंग कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन का चार्ज, ये मेरा ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने का फीस, ये मेरा लीगल फीस है ना, वो सब प्रॉफिट में से निकाल के मैं रख रहा हूं, बट वो मेरे बिजनेस में ही है। दैट्स व्हाई आई विल ऐड कि कैश तो यहीं पे है, कैश तो कहीं गया नहीं है। ठीक है, देन अगला आते हैं, अब बोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। तो पहला बात तो क्या है कि फाइनेंस एक्टिविटी से मैटर इसका लग रहा है। ओके, पहला बात। दूसरा आती है कि एक बात बताओ, मेरे पास एक पेपर है, उसमें मैंने लिख दिया कि ये 100 रुपीज का है, ठीक है, और आई एम सेलिंग समवन 95 रुपीज, तो इसमें मेरा 5 रुपए का कैश कहीं गया क्या? नहीं, बिकॉज ये कागज तो मैंने क्रिएट किया है, आई हैव गिवन द वैल्यू। ओके ना, तो कैश थोड़ी जा रहा है, बट क्योंकि मैंने 100 रुपए का कागज 95 रुपए में सेल कर दिया, तो मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लिखा, शिट यार प्रॉफिट लॉस माइनस, मेरा तो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, एंड आई विल ट्रीट दैट 5 रुपीज एज ए लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करूंगा, मैं उसे राइट ऑफ करूंगा। इट्स जस्ट लाइक स्विगी जोमेटो, ध्यान से समझना ना, स्विगी जोमेटो का एग्जांपल देता हूं। उनसे मैं कहता हूं क्या कि मेरा प्रोडक्ट लाइक मेरा सामान इतनी देर में लेकर आ जा, नहीं, देखना जब तुम ऑर्डर करोगे, ठीक है, जब आप ऑर्डर करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, वो डिसाइड करता है ऐसे कि 10 मिनट में आपका सामान आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और पहुंचता है जैसे 10 मिनट पार हो जाता है तो वो दिखाता है हाय यार लेट हो गया भाई साहब 15 मिनट, शिट आई एम सॉरी इट बिकेम लेट, इट्स माय लॉस। बट क्या वो इसके बदले पैसा देता है? इस कुछ भी नहीं जाता उसका भी। लाइक ये जो टाइम हुआ वो खुद ही डिसाइड किया था ना, अब फिर लेट हुआ तो खुद ही बोल रहा है कि लेट हो गया। इट मीन्स व्हाट, वो डिडक्ट कर रहा है ना यहाँ पे कि हाँ लेट पहुंचे हम, तो आई शुड अपोलोजाइज कि हाँ मैंने बोला था 10 मिनट में पहुंचा दूंगा आपको सामान, बट आई हैव रीच्ड इन 15 मिनट, तो 5 मिनट लेट हुआ, सॉरी। मुझे क्या पता था कि तुम कितने देर में पहुंचाओगे, मैं रास्ते का हाल थोड़ी जानता हूँ। सेम वैसे ही कि मैंने 100 रुपया का कोई सामान का नाम रखा कि ये 100 रुपया का है, बनाया मैंने, आई हैव पुट द नेम, लाइक कैलकुलेटर कहीं से नहीं, मैंने मिट्टी से बनाया इस कैलकुलेटर को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ना, मैंने अपने हाथ से मिट्टी से बनाया, ठीक है। अब क्योंकि जब मिट्टी से बनाया था इसका कॉस्ट प्राइस 0 हो गया, एंड आई एम सेइंग कि मैं इसे 100 रुपए में सेल करूंगा, एंड आई हैव पुट अ टैग ऑफ ₹100, बट कोई बोला 95 में देगा क्या, मैंने बोला ले जाओ, तो 5 रुपीज लॉस बियर किया मैंने, एंड ऐसा शो कर रहा हूं मैं, तो ये 5 रुपीज लॉस जो है वो एक्चुअली है क्या? नहीं, बट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा हूं, मतलब प्रॉफिट में से माइनस कर रहा हूं अगेन, तो प्रॉफिट में डिडक्ट कर रहा हूं, तो आई हैव टू ऐड कि कहीं कैश कहीं गया नहीं है, वो यहीं पे है। ओके, अगला आते हैं, बात समझ में आया? सो ध्यान से कंसीडर करना है अब अगली चीज को, है ना। सो आगे गुडविल एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का एमोटाइज्ड मतलब क्या होता है? एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। ओके ना, इनटेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है दैट इज एमोर्टाइजेशन। तो एसेट्स इनटेंजिबल है, उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो भी तो कैश कहीं नहीं जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होंगे, ध्यान से। ओके, ध्यान से समझिएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होंगे क्योंकि उसका कैश कहीं नहीं गया, एंड वी आर कंसीडरिंग ओनली कैश, दैट्स इट। देन आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं। अरे यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं, सपोज आ जाए इधर इधर आप, चलो P&L अकाउंट एक बनाते हैं, है ना। यहाँ पे P&L अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर जो भी इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन डालते हैं ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, और अमाउंट कॉलम में लिखते हैं ना यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे टू बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे अमाउंट कॉलम में अमाउंट डालते हैं ना यहाँ पे। बट द मैटर इज कि ये प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हैं, बट इज दैट द मैटर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, ये तो लोन पे इंटरेस्ट लगा है। तो लोन पे जो इंटरेस्ट लगा है वो यहां से माइनस तो कर दिए, तो आई हैव टू ऐड। क्यों? क्योंकि इसको माइनस कहां से करना चाहिए? फाइनेंसिंग से माइनस करना चाहिए, ठीक है। ये फाइनेंसिंग से माइनस होगा, यहां नहीं। मैटर फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग से माइनस हो, यहां माइनस कर दिया हम P&L अकाउंट में, दैट्स आई हैव टू ऐड दिस कि मेरा कैश ऑपरेटिंग से कहीं नहीं गया है, फाइनेंसिंग से गया है इसमें, नो डाउट, पर ऑपरेटिंग से इसका कैश नहीं गया, बिकॉज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैटर है। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो लोन, ठीक है। तो इसका भी जो कैश है हमारा वो ऑपरेटिंग से नहीं गया है, सो ऑपरेटिंग से माइनस कर दिए हम, P&L अकाउंट में माइनस किए हैं, ठीक है ना। P&L अकाउंट में माइनस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, लेके फिर से ऐड करना पड़ेगा, है ना, ताकि हमारा मैटर क्लोज हो यहाँ पे, ओके। कि भाई ये ऑपरेटिंग का नहीं है, ऑपरेटिंग का नहीं है, फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग में माइनस कर चुके थे, दैट्स व्हाई आई हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट, सॉरी ऐड दैट, कि हम माइनस किए थे तो इधर ऐड कर देते तो क्या होगा। लाइक सपोज कि इसका इफेक्ट जीरो करना है ना, तो यहाँ पे मान लो 10,000 रुपया था, ठीक है ना, उसमें से मैं 500 रुपया फाइनेंसिंग का यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरा तो ऑपरेटिंग 500 हो गया ना, तो अब मुझे फिर से फाइनेंसिंग वाला 500 यहाँ लेके ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर अगेन इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ये 1000 का 1000 हो, वही चीज मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ओके। सो आगे समझना, कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है, ठीक है ना। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, ये नॉन कैश ऑपरेटिंग है, नॉन कैश ऑपरेटिंग है, ये भी नॉन कैश ऑपरेटिंग है, नहीं ये नॉन कैश नहीं है, सॉरी नॉन कैश तो है बट ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश है, ठीक है, सिर्फ नॉन कैश है। एंड ऑपरेटिंग इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग कभी तो था, ठीक है, इसलिए। एंड देन डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश ऑपरेटिंग है, नॉन कैश ऑपरेटिंग। नॉन कैश ऑपरेटिंग में क्या है, कैश गया ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग। नॉन कैश ऑपरेटिंग में कैश कहीं गया ही नहीं है, बट मैं माइनस कर देता P&L अकाउंट से, तो हमें तो कैश कंसीडर करना है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग। नॉन ऑपरेटिंग वाले का क्या है कि ऑपरेटिंग में से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस किए हैं, हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो आई हैव टू ऐड दिस ताकि हमारा ऑपरेटिंग कैश, ध्यान रखना कैश मेरा जो सबसे क्या वो कैश इधर आ जाए। फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे नो डाउट, बट ऑपरेटिंग में तो नहीं माइनस करेंगे, ओके। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी नॉन कैश में आता है, ठीक है, ओके। सो हमारे जो डेटर है वो पैसा लेके भाग ना जाए इसलिए, तो ये जनरली ऐसा लाइक ये भी नॉन कैश है, हमने प्रोविजन क्रिएट किया है, सो प्रोविजनल लायबिलिटी, सो मुझे ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर? सो इसके बाद मैं फिर से एक बार और अच्छे से समझाऊंगा इसको। देन लिखा है लेस इंटरेस्ट इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम इधर आया ना हमारा, देखो यहाँ पे P&L अकाउंट में इंटरेस्ट का इनकम आया है ना, सो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, और इन्वेस्टमेंट का इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, सो यहां ऐड नहीं करेंगे हम। क्लियर बात है, यहां ऐड नहीं करेंगे यहां, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि इनकम जो ऐड हो गया, जो माइनस हो गया था उसको ऐड कर दिए, इफेक्ट जीरो, जो ऐड हो गया था उसको माइनस कर देंगे तो इफेक्ट जीरो। क्लियर बात है, तो लेट्स गो फॉर दिस गाइस, ध्यान देना, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि क्लीन दिखे, है ना, बाद में फिर से एक बार और समझना है ना, दैट्स व्हाई, ओके। अगले मैटर पे आते हैं, चलो। तो हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्या किया मैंने, इंटरेस्ट इनकम को मैंने ऐड लेस कर दिया, बिकॉज ये इनकम जाके P&L अकाउंट में ऐड हो गया था एंड मुझे ऑपरेटिंग कैश निकालना है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा ऑपरेटिंग कैश की तरफ जाएंगे, इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम, सो ये भी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। रेंटल इनकम इज आल्सो एन एक्टिविटी ऑफ क्या, इन्वेस्टिंग। अगर रेंटल बिजनेस है गाइस, अगर रेंटल बिजनेस है तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, अगर रेंटल बिजनेस है तो ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस ही रेंट का।
अगर मेरा फाइनेंसिंग बिजनेस है, लाइक एनबीएफसी है मेरा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि मेरा काम ही है फाइनेंस से रिलेटेड, मेरा बिजनेस ही फाइनेंसिंग बिजनेस है, क्या है, फाइनेंसिंग बिजनेस है, तब तो ये डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग हो जाएगा। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इंटरेस्ट इनकम मेरा ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा रेंटल बिजनेस तो रेंटल ऑपरेटिंग हो जाएगा, बट मेरा बिजनेस इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल बिजनेस है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के मैटर हो जाएंगे। अभी तो इन्वेस्टिंग का मैटर दिख रहा है आपको, ओके। सो ये भी इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग में मैटर आ गया, है ना, क्योंकि मैं कुछ खरीदूंगा तभी तो रेंट पे लगाऊंगा, और मैं घर खरीदा उसे रेंट पे लगाया तो घर में तो इन्वेस्ट किया ना मैंने, दैट्स व्हाई। देन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज एसेट्स खरीदना एंड बेचना, इन्वेस्ट करना एंड डिसइन्वेस्ट करना होता है, ओके। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है। सो मैंने इधर फिक्स एसेट्स को लेके, है ना, सेल किया, उससे प्रॉफिट हुआ, तो नॉर्मल बिजनेस है मेरा तो स्कूल है और मैंने बिल्डिंग बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं दिखा रहा हूं मैं, तो वो तो जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई अगेन सब्सट्रैक्ट इट, और इसको ले जाके हम इन्वेस्टिंग प्लस माइनस जो करना होगा वो करेंगे, बट यहां तो इफेक्ट जीरो करना है, सिंपल सा बात है। तो प्रॉफिट ऐड हुआ तो प्रॉफिट माइनस करेंगे। देन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सो यहां क्या हुआ कि मेरे डेटर्स अगेन भाग गए, ठीक है, तो प्रोविजन डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियस ऑपरेटिंग का मैटर है, इसको माइनस करेंगे क्यों माइनस हुआ है, ओके। डन है। तो देखो यहां पे क्या आया, लास्ट में हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो यू कैन यूज एज अ फॉर्मूला आल्सो, ध्यान में, ओके। देन आ रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। तो गाइज अब थोड़ा सा मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, ओके ना, ध्यान देना। एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, एंड एसेट्स डिक्रीज, है ना, एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कैश के बारे में, कि कैश अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, कैश अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस करेंगे, सिंपल, ओके। अब क्या हो रहा है कि एसेट्स अगर खरीद रहे हैं तो ही तो एसेट्स इंक्रीज करेगा, एसेट्स खरीदेंगे तभी तो एसेट्स नहीं, और खरीदेंगे जब एसेट्स तो कैश मेरा तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स खरीद रहे हैं तो कैश तो डिक्रीज कर रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज, इट मीन्स व्हाट, कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी था, लाइक मैंने कुछ उधारी में खरीदा था, ओके। सो मेरा क्रेडिटर था सामने वाला, अब मैंने उसका पेमेंट किया तो मेरा तो कैश डिक्रीज किया ना जी, दैट्स व्हाई लायबिलिटी डिक्रीज, तो भी इसको माइनस करेंगे, क्योंकि कैश डिक्रीज किया तो कैश डिक्रीज तो माइनस करेंगे, हमें तो कैश बढ़ाया घटा देखना है। देन एसेट्स डिक्रीज, क्या किया मैंने अपना कैलकुलेटर लेके बेच दिया, ओके। सो बेसिकली ये नहीं आएगा। एसेट डिक्रीज में क्या रखेंगे कि डेटर मेरे क्या हो गया, डेटर मेरे डिक्रीज कर गया, या फिर इन्वेंट्री डिक्रीज किया तो क्या होगा, इट मींस कैश बढ़ा, मेरा कैश आया, सो इसको ऐड करेंगे, ओके। देन लायबिलिटी इंक्रीज, मतलब मैंने उधारी खरीदा कुछ भी, या उधारी लिया कुछ कैश, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा उधारी अगर लूंगा मैं तो मेरा तो कैश बढ़ेगा ना, ओके। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फाइनेंसिंग से है कि ऑपरेटिंग से, बस इतना समझना है अभी, ओके ना। तो इससे कैश बढ़ने का चांस बढ़ता है, ओके। सो दैट्स व्हाई विल ऐड दिस, क्लियर बात है, क्लियर है अभी, ठीक है। सो ध्यान देना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, दैट इज डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्या हो जाएगा हमारा, कैश इंक्रीज करेगा। करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, इन्वेंट्री आ जाएगा, उसके अलावा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, है ना, ये सारा चीज क्या हो जाएगा हमारा, डेटर हो जाएगा, तो यहां से मेरा कैश बढ़ रहा है। एंड करंट लायबिलिटी, ओके, करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्रेडिटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारा कैश बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके। देन लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अच्छा हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एक तो क्रेडिटर हो गया, अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि मुझे ना किसी ने एडवांस पेमेंट किया, है ना, एडवांस पेमेंट किया, ओके ना, एडवांस पेमेंट करेगा तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा कि मैंने तो सर्विस दिया नहीं अभी, ओके, तो मैंने सर्विस दिया नहीं तो एडवांस पेमेंट तो आ गया, तो मेरा कैश तो बढ़ गया,
एंड साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ कि मुझे उसको सर्विस प्रोवाइड करना है या गुड्स प्रोवाइड करना है, दैट्स व्हाई इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी एड। अब माइंड क्लियर? ओके, सो लेस करेंगे क्या यहां पे आप, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, मतलब मैंने एसेट्स खरीदा। करंट एसेट्स क्या हो सकता है, इन्वेंट्री, अगेन इन्वेंट्री परचेस कर लिया या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया मैंने, तो मेरा कैश डिक्रीज करेगा। ओके, डन। एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया यहां पे, सपोज कि किसी कोई जो मुझे उधार दिया था उसका उधार लौटा दिया हो सकता है मैंने, है ना, या फिर उसको कुछ गुड्स एंड सर्विस दे दिया, तो गुड्स एंड सर्विस में गुड्स करते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो तो मेरा कैश तो डिक्रीज हुआ ना। क्लियर है? इज दैट क्लियर? सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज कैश इंक्रीज, सॉरी कैश डिक्रीज, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कैश इंक्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा। देन अब आते हैं हम क्या कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आया। क्या निकल के आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें हम लास्ट में लेस कर देंगे जो इस साल का टैक्स पे किए हैं, नेट ऑफ रिफंड, मतलब पिछले साल का रिफंड आया था, इस साल का टैक्स पे सब क्या करके नेट करके, मतलब इस साल का रिफंड और इस साल का टैक्स वगैरह है ना, सारा करके यहाँ पे हम फाइनली लास्ट में ऐड करेंगे और हमारा सॉरी लेस करेंगे, और हमारा क्या निकल के आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश जनरेट। ओके ना, अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, मतलब जो भी टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो दिखता है, सिंपल सा बात है ना। तो टेंजिबल एसेट्स को क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया। सो सेल किया, जैसे ही मैंने एसेट सेल किया मेरे पास पैसा आ गया, है ना। ओके, सेल करूंगा तो मुझे एसेट सेल पैसा आएगा, एसेट परचेस पैसा जाएगा, तो एसेट सेल ऐड करेंगे, एसेट परचेस माइनस करेंगे, क्योंकि हम कैश के बारे में देख रहे हैं, हमें कैश समझना है कि एसेट सेल करें तो कैश बढ़ेगा, एसेट परचेस करें तो कैश घटेगा। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये सारा चीज मैंने बेचा, तो अब वो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट मेरा नहीं रहा, तो सेल किया तो मेरे पास तो कैश आया ना, दैट्स व्हाई आई विल ऐड दिस, बिकॉज़ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को मैंने बेच दिया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आगे, ये सारे इन्वेस्टिंग में आएंगे ना। इंटरेस्ट रिसीव, तो मैंने इंटरेस्ट कैसे रिसीव किया, कहीं इन्वेस्ट किया है मैंने, इफ आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर ऑन है, ओके ना, देन आई विल गेट कैश। ठीक है, इफ आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर देन आई विल गेट कैश इंटरेस्ट, ओके ना, एंड आई विल गेट इंटरेस्ट इन कैश, सिंपल सी बात है। क्लियर है? देन डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड कहां से रिसीव, किसी कंपनी के शेयर में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड आएगा। ओके, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैटर आ गया। देन रेंट रिसीव, मैंने घर खरीदा, मैं स्कूल चलाता हूं बट मैंने घर खरीदा स्कूल के नाम पे और उस घर को रेंट पे लगा दिया, ठीक है, हॉस्टल पे नहीं, रेंट पे लगा दिया। अब वो स्कूल चलाना है, रेंट से पैसा लेना है, इज डिफरेंट थिंग, दैट्स व्हाई दैट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैटर। ओके, बट अगर मेरा रेंटल बिजनेस ही है तो ये ऑपरेटिंग हो जाता, अगर मेरा इन्वेस्टिंग लाइक फाइनेंस बिजनेस है तो ये दोनों ऑपरेटिंग हो जाता। क्लियर बात है? बट ये कभी भी ऑपरेटिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि टेंजिबल एसेट्स बेच रहे हैं, तो मेरा फाइनेंस का बिजनेस है तो क्या हो गया, ठीक है ना, एसेट्स बेच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ना, शेयर सेल करते तो शेयर इज नॉट एसेट्स। क्लियर बात है? क्लियर बात है? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गाइस कंफ्यूज मत होना। ओके, डन। देन शेयर बेचते कौन, खरीदा हुआ, ये भी ध्यान में है। ओके, और अगर अब आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता रहा हूं, तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स बताया कि टेंजिबल एसेट्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। देन परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, देन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट बेच दिया, सॉरी खरीद लिया, तो किसी और का मैं खरीदूंगा, लाइक रिलायंस से मैं कुछ खरीद रहा हूं, रिलायंस नेम खरीद रहा हूं, ओके ना, तो रिलायंस नेम खरीदूंगा तो मुझे कैश पे करना पड़ना अंबानी जी को, तो पूरा घर बार बिक जाएगा मेरा, तो मेरा तो पूरा एसेट्स ही चला जाएगा। बट जनरली क्या समझ रहे हैं कि गुडविल अगर खरीदे तो कैश पे कर रहे हैं, एंड इफ आई एम पेइंग कैश तो मेरा कैश ही तो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है इस अकाउंट्स के अंदर, ओके ना। देन ध्यान देना, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स मतलब क्या, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स मतलब है करेंट एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर में कैश में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ करेंट एसेट्स, और जो जनरली, ध्यान समझना, जनरली, ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लेता है, देन दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है,
एक ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है लाइक जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल। लाइक रिलायंस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, तो रिलायंस भी लाइक कि मैं 10 सालों से सोच रहा हूं तब जाके एक काम कर रहा हूं, मतलब एक ऑपरेशन, एक ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट करने में रिलायंस विल टेक 2 to 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर मैक्सिमम। बट एक किसान के लिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लाइक एक बार ऑपरेशन कर लिया, एक वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज नोन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। सो ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी डिफरेंट फॉर एनीवन, ओके, अदर बिजनेस, ओके। सो परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नॉन करेंट एसेट्स जो मैंने खरीदा, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स मैंने खरीदा, तो खरीदा इट मींस व्हाट कि हमने क्या किया, कैश डिक्रीज हुआ मेरा, सिंपल सा बात है ना। देन आता है क्या, एडवांस गिवन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ एसेट्स, लाइक मशीनरी खरीदा था मैंने, एडवांस पेमेंट किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैटर है वो, अगेन यहाँ पे कैश माइनस होगा। देन अदर इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, नॉन करेंट एसेट्स वगैरह, है ना। तो कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट अगर मैंने लाइक कहीं शेयर वगैरह किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अपने बैंक में नहीं, मेरे बैंक में अगर डिपॉजिट, ओके ओके, चलो ध्यान देना कि तुम जैसे अपने बैंक से एफडी अकाउंट में डालोगे तो वो एफडी अकाउंट में चला जाता है, सेविंग से निकल के वो एफडी में चला जाता है, इट मींस व्हाट कि तुम्हारे सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी माइनस होगा एंड एफडी अकाउंट भले बढ़ जाएगा बट बैंक अकाउंट तो डिक्रीज होगा, ओके। सो यहां मैटर क्या है लेकिन कि हमने क्या किया, इन्वेस्टिंग किया है, डिपॉजिट वगैरह, नॉन करेंट एसेट्स, मतलब हो सकता है रिलायंस की एफडी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, या फिर किसी अदर डिपॉजिट वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। सो वो सारा चीज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ओके। अगला आते हैं, समझिएगा बात को, है ना। देन तो हमारा फाइनली जो प्लस माइनस निकल के आएगा वो क्या आएगा, टोटल आउटफ्लो कैश और टोटल इनफ्लो कैश, ओके ना। टोटल इनफ्लो एंड टोटल आउटफ्लो का डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। एंड नोट अमाउंट इन ब्रैकेट इंडिकेट्स कैश फ्लो आउट, है ना, कैश आउटफ्लो दैट इज माइनस, ठीक है ना। सो कंफ्यूज नहीं होना गाइस, ठीक है। उसके बाद आ रहा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर, ओके। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर क्या होगा गाइस, तो ध्यान देना क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर सेल करना, शेयर इशू करना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। शेयर सेल कब करेंगे, जब हम कोई शेयर खरीदे रहेंगे तो शेयर सेल करेंगे, बट शेयर इशू कर रहे हैं मतलब मेरा कंपनी है, आई एम इशूइंग शेयर, आई हैव पुट आउट आईपीओ इन द मार्केट, ओके। अब क्या है कि उस आईपीओ से पैसा आएगा, इट मींस व्हाट कि मैंने सारे पैसे क्रेडिट पे ले लिए, भले वो ऑनर क्रिएट होंगे बट मेरे पास तो पैसे क्रेडिट पे आ रहे हैं, ओके। तो क्या होगा, डिवेंचर भी है या फिर लाइक डिवेंचर को तो क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है एंड वो भी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, ओके। और अगर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर है यहाँ पे, है ना। अब ध्यान में गाइस एक बात और कि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है दैट कुड आल्सो बी क्रिएट, दैट इज आल्सो क्रेडिटर, एंड लॉन्ग टर्म नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है, दैट इज आल्सो अ क्रेडिटर। अब बात को समझना कैसे, तो डिवेंचर होल्डर्स आर अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस वेयर शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस, क्या होगा, ओनर ऑफ अ बिजनेस, ओके। सो मैंने उधारी खरीदा, वहां क्रेडिटर क्रिएट हुआ, तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, बट मैं लोन ले लिया बैंक से तो बैंक बिकेम माय क्रेडिटर एंड लोन इज माय लायबिलिटी। अगर मैंने डिवेंचर सेल किया तो डिवेंचर इज माय लायबिलिटी एंड डिवेंचर होल्डर्स आर माय क्रेडिटर, क्लियर बात है ये। तो इसीलिए यहाँ पे ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, लोन की एक्टिविटी में, बट वो लोन नहीं होता है गाइस, ठीक है। कौन सा, उधारी खरीद लेना कुछ भी, है ना, कि 2 दिन में पे कर दे रहे हैं, ठीक है, या उधारी बेच देना, दैट इज नॉट अ लोन, ओके। सो इस बात को ध्यान में रखना, ओके। देन प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वही एक तरह से डिवेंचर इज आल्सो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर लिखा ना, तो वो क्योंकि सिक्योरिटी है वो इसलिए यहाँ पे एक साथ कर दिया, बट इट कुड आल्सो केम इन लॉन्ग टर्म बोरिंग लाइक बैंक लोन, है ना, बैंक लोन वगैरह। देन प्रोसीड्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा 2-3 महीना के लिए लोन ले लिए, वो भी चलेगा ना शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ओके। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां भी आ गया, ओके। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड कैश क्रेडिट वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारा चीज, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट को यहां मिटा रहे हैं ना, यहां लिखते शॉर्ट टर्म लोन, है ना, शॉर्ट टर्म लोन, ताकि समझ में 2 से 3 महीना, 4 महीना मैक्सिमम, है ना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट वो सारा भी हमारे लोन होता है। इफ आई एम यूजिंग दैट क्रेडिट आई विल हैव टू पे ऑन टू दैट क्रेडिट, लाइक जैसे आपका पे लेटर हो गया, है ना, ये सारा चीज आपका कैश क्रेडिट में आता है,
ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइक क्रेडिट कार्ड से बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रहा है ना, वो सारा चीज क्लियर है बात। देन आता है क्या, बोल रहा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव करते हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम डिवेंचर जो रिसीव करते हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आता है, दैट्स व्हाई फाइनेंस में ऐड होगा, जितना पैसा रिसीव करे सब ऐड होगा, है ना। अदर रिसीट्स लाइक रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अदर रिसीट्स करना, वो सारा भी क्या होगा हमारा, वो भी सारा हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, एंड इससे कैश भरा, दैट्स व्हाई वी विल ऐड दैट, ओके। ध्यान दीजिएगा आगे, एंड मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट वीडियो में काम करता हूं, ठीक है, इन सब का जितना जितना मैं तोड़ सकता हूं, जितना ना वो सारा तोड़ के लाऊंगा, लाइक करंट एसेट्स का सारा निकल के लेकर आऊंगा, क्या क्या करंट एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटी वगैरह क्या हो सकता है, एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, यस सही सुना, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, एंड इस बात को ध्यान में रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बार चांस है कि आएगा ही आएगा, ओके। सो और बाकी भी चैप्टर्स का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालूंगा, टेंशन नॉट, इस एक महीने में फुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालूंगा, जो करेगा पास पक्का होगा, इट्स माय प्रॉमिस, ओके। और वी विल कांटेक्ट पर्सनली आल्सो, ताकि लाइक ग्रुप में ओके, ग्रुप में लाइक आई विल गिव यू ग्रुप लिंक, ओके ना, वहां पे आप कांटेक्ट करेंगे एंड वी विल जस्ट टुगेदरली सॉल्व, ओके ना, लाइक आई विल गिव टाइम लेटर, ओके ना, बाद में मैं लाइक पर्सनली भी अगर सब लोगों को लाइक 10 12 15 20 आदमी चाहिए, लाइक कि टाइम दो यार, समझना है हमें और अच्छे से, देन आई विल गिव टाइम, ओके डन। देन अब आ रहे हैं हम लोग कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ क्या है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। सो गाइस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट किए तो आपका क्या हुआ, कैश बढ़ा, नो डाउट, बट अब आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो कैश घटेगा, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है वो, इसलिए कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। देखिए यहाँ पे डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑफ अ प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, सो वो सारा डिविडेंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। वही डिविडेंड पेड उधर में भी, उधर क्या किया, उधर ऐड किए, क्यों ऐड कर दिए थे, क्योंकि डिविडेंड पेड वाज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट हमने प्रॉफिट से माइनस कर दिया, वी वांट टू फाइंड आउट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। एक बार मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, टेंशन नॉट, तो उससे और क्लैरिटी बढ़ेगा, ओके डन। देन इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, सो उस पे इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो यहाँ पे माइनस करेंगे, ओके, क्यों, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड पेमेंट है। देन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट कर रहे हैं गाइस, तो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, तो क्या हुआ था, हमने इशू किया था, देन मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आया था, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश जा रहा है, ठीक है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, यस, मैं क्या किया था, अपना शेयर मार्केट में इशू किया था, अब देख रहा हूं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, सो आई विल परचेज दैट शेयर अगेन, आई विल परचेज, पहले मैंने शेयर किया था, अब मैं अपना ही शेयर खरीद रहा हूं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आया था, अब कैश जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में कि कैश जिस रास्ते से आता है उस रास्ते से जाता भी है गाइस, ठीक है। देन अदर पेमेंट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इतना सारा हो गया, एंड हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या निकल के आएगा, टोटल आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। देन व्हाट वी विल डू, फाइनली हम अपना यहां पे लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह को ऐड कर देंगे, ठीक है, और हमारा निकल के आ जाएगा क्या, फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम, क्या, कैश फ्लो, फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों का फाइनल बैलेंस लेके यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा गाइस। अब हम आते हैं थोड़ा सा समझने क्या कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं। सो बात को समझिएगा, हालात को समझिएगा, और आ जाइए समझने यहाँ पे। देखिए गाइस, हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो ध्यान देना, यहां क्या होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है ना, सारा का सारा मैटर ऑपरेटिंग का रहता है ना, कि इनकम भी ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग, तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इधर आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। फिर यहां जो लेते हैं ना, तो यहां सारा का सारा डायरेक्ट वाला रहता है मैटर, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम, ओके ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। फिर डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट में आते हैं, यहां भी ऑपरेटिंग रहता है, तो इनडायरेक्ट, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस
एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। एंड देन इनडायरेक्ट तो होता है नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि डायरेक्ट में कुछ नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता है, ये ध्यान में है ना। तो यहां पर डायरेक्ट हम नॉन ऑपरेटिंग लिख लेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब हमारा फाइनली निकल के आता है क्या, नेट प्रॉफिट, ओके। तब हमारा फाइनली यहां पे निकल के आता है क्या, नेट प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस निकल के आएगा तो, है ना, अगर बैलेंस यहां निकल के आएगा जो भी, तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर बैलेंस यहां निकल के आता है तो नेट लॉस कहलाएगा, नेट लॉस। तो गाइस अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस नाउ, सो ध्यान देना। इट मीन्स व्हाट, कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझना है ना, बताना मुझे कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं क्या, कि नेट प्रॉफिट, है ना, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑपरेटिंग, है ना, इनकम माइनस करेंगे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर प्लस करेंगे इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम एंड माइनस करेंगे इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी भी नेट प्रॉफिट नहीं आया है, ध्यान में। देन अगेन ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट। लेकिन अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है, ओके। सो लेट्स गो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो नेट प्रॉफिट में क्या क्या एडेड है, ध्यान देना। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम एडेड है, डायरेक्ट, ओके, यहां इनडायरेक्ट गलती से लिख दिया हुआ है, एक सेकंड, ओके, ऊपर में डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी, हाँ इनडायरेक्ट तो होगा ही है ना, इनडायरेक्ट होगा ये, ओके। सो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम एडेड है, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम भी एडेड है एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी एडेड है, ठीक है। वहीं डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम माइनस है, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस है, ठीक है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या है, माइनस है। सो हमको ऑपरेटिंग तक का मैटर समझना है, ओके। सो हमारा अगर यहां तक ही कैलकुलेशन होता ना, तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है ऊपर तक के मैटर में। लास्ट का दो मैटर अगर हम इग्नोर कर दें, ऐड ही ना करें और सब्सट्रैक्ट ही ना करें, छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, ना उसको ऐड करें ना सब्सट्रैक्ट करें, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन हमने तो निकाला नेट प्रॉफिट, हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। और यहां जो नेट प्रॉफिट है, इसमें क्या हुआ है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम एडेड है। तो मुझे ऑपरेटिंग तक जाने के लिए अब हम एक तरह से अब इसको ब्रेकआउट करते हैं। इट मींस व्हाट, कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक सेकेंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी, है ना, नॉन ऑपरेटिंग, एक सेकेंड, आ जा, यहां आ जा। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, उसमें माइनस कर देंगे नॉन, एक सेकेंड, ऐड करेंगे, पहले ऐड वाला चीज देख लेते हैं ना। सो ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या निकल के आ गया मेरा, नेट प्रॉफिट, ओके। तो अब हम उल्टा जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट से अगर हम उल्टा जाएंगे और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं इनकम, सॉरी इनकम, एंड प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरा अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं। एंड इसी प्रोसेस में ना हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग कैश तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, अब यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो पहुंच गया, अब क्या जाना है हमें, ऑपरेटिंग कैश निकालना, ऑपरेटिंग कैश निकालना है। तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम माइनस कर देंगे एंड प्लस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग
नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसको माइनस किया था तो प्लस कर देंगे, कैश तो गया नहीं मेरा कहीं, और यहाँ कैश गया आया ही नहीं है बट ऐड कर दिए तो उसको माइनस कर दें तो मेरा ऑपरेटिंग कैश निकल के नहीं आ जाएगा, है ना आसान? एग्जैक्टली। सो अब हम यहाँ अगेन एक बार समझने आते हैं, ठीक है ना, अगेन एक बार और समझने आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, ओके ना। सो लेट्स गो टू ओके जूम्ड आउट, नहीं यहां से नहीं, एक सेकेंड, लेट्स गो टू दिस फर्स्ट, ओके ना। सो वही यहां पे कर रहे हैं, है ना, कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग, देखो गाइस यहाँ पे ये सारा मैटर क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। चलो नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सा है ध्यान देना, है ना। ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश क्या है, एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश वाला क्या है, ओके ना। सो ध्यान समझना, ओके। रुको रुको रुको, आ जाओ। तो ये जो है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ये क्या है, ये तो नॉन कैश है, ये नॉन कैश एक्सपेंस शो कर दिए कि भाई रिजर्व में चला गया पैसा, अब नहीं है हमारे पास, मतलब स्टिल पैसा है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग में ही, ऑपरेटिंग का ही मैटर है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही अगर हम कुछ निकाल के हटा देते हैं तो ऑपरेटिंग का ही होगा, ओके। देन ये देखो ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, एंड ये क्या होगा इंटरिम डिविडेंड, ये अगेन नॉन ऑपरेटिंग हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन का तो है बट ये क्या है ना कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, मतलब प्रोविजन क्रिएट किए हैं, अभी हमारा पैसा कहीं गया नहीं, समझ में आया? तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये नॉन कैश में आ जाता है, नॉन कैश, क्योंकि अभी सॉरी एक सेकंड, नहीं ये नॉन कैश में नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना, तो हमें तो टैक्स जो माइनस किया वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो है तो कैश वाला है बट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, निकालना है ना। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर टैक्स लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था आफ्टर टैक्स, तो इसमें टैक्स तो एडेड है ना, तो हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए, तो बिफोर टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स पे किया तो माइनस किया, ओके। एंड देन पिछले साल का टैक्स रिफंड आया यहाँ पे तो वो माइनस कर दूंगा एंड मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा, क्लियर है? वही मैटर हुआ यहाँ पे, ओके। सो यहाँ निकल के आया, देखो यहाँ पे अब एक बार और अच्छे से समझते हैं, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ एक सेकेंड, इधर था ना, यहाँ। सो बम बम भोले मस्ती में डोल रे, क्लियर है गाइस? अभी देखो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था, उसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया था ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किया था, तो लाइक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया था। तो हम नेट प्रॉफिट में से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करें, ऐड कर दें एंड ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैथमेटिक्स में नहीं समझा पाऊंगा, ओके। एंड देन हमारा ऑपरेटिंग नॉन कैश को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग था बट नॉन कैश है तो वो ऐड हुआ होगा ना। अगर इनकम है तो इनकम है बट नॉन कैश इनकम है, एंड ऑपरेटिंग का है तो वो ऐड हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश का मैटर हुआ ही नहीं यहाँ पे। एंड ऑपरेटिंग तो है, एक्सपेंस है बट नॉन कैश है, तो मेरा कैश माइनस हुआ है, यहाँ पे हमने कैश माइनस कर दिया नॉन कैश की वजह से, तो कैश के लिए हम इसको ऐड करेंगे, कैश कहीं नहीं है, तो हमारा क्या निकल के आएगा फाइनली, ये एक्सपेंस है बट ऑपरेटिंग है एंड नॉन कैश है, ठीक है। तो मेरा फाइनली ऑपरेटिंग कैश निकल के आ जाएगा गाइस। सो वही हमने यहाँ पे किया है गाइस, ठीक है। देखो ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल, एक सेकेंड, ये नहीं है नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया। फिर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन मतलब नॉन ऑपरेटिंग बट नॉन कैश, ठीक है, तो ऐड कर दिया ऑपरेटिंग बट नॉन कैश को ऐड किया। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। और कुछ यहाँ पे ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, सो ये भी माइनस किया था मैंने, इसको भी हटा दिया, ठीक है। इट मींस व्हाट, अच्छा एक बात और, सो इट मींस व्हाट कि यहाँ जो नॉन ऑपरेटिंग वाला एक्सपेंसेस है, ध्यान देना है ना, यहाँ जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने माइनस किया था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ध्यान में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड ऐड किया एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया। यहाँ पे ना नॉन ऑपरेटिंग में नॉन कैश एंड कैश दोनों ही एडेड है, दोनों ही इसके अंदर है, दोनों ही माइनस हो रहे हैं, सो वो जाके इधर प्लस होंगे, क्योंकि मुझे अपना ऑपरेटिंग कैश निकालना है। तो ऑपरेटिंग कैश निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना पड़ेगा, देन आई विल गेट माय ऑपरेटिंग कैश, ओके। सो गाइस ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश पे माइनस कर दिया, ऐड कर दिया मैंने, देन गुडविल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है, दैट इज फाइनेंसिंग का मैटर है, बट डेप्रिसिएशन है तो क्या है यहाँ पे ऑपरेटिंग से मैटर हो जाएगा, है ना, और उसको ऐड करेंगे क्योंकि नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज नॉन कैश, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग ये नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉन ऑपरेटिंग, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज इन इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, एंड देन इंक्रीज इन प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कैश में आता है। ओके, सो वो सारा हिसाब किताब यहाँ पे होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे करंट एसेट्स इंक्रीज किया, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज इंक्रीज, करंट एसेट्स डिक्रीज किया एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज किया तो हमारा कैश बढ़ गया, करंट एसेट्स इंक्रीज किया एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज किया तो कैश घट गया। देन हमारा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, नेट ऑफ इनकम टैक्स लेकर आएंगे, नेट इनकम टैक्स तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन आएंगे इन्वेस्टिंग में, जितना एसेट सेल किए वो सारा ऐड हो जाएगा, जितना एसेट सेल किए डिविडेंड एसेट सेल किए, एसेट सेल करने पे जो पैसा आया या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उससे इनकम आया, इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो सारा ऐड हो जाएगा। एंड देन जो भी एसेट्स मैंने खरीदा था, ओके, और जो भी पहले तो एसेट्स खरीदा था और इन देन क्या हुआ, जो भी क्या कह सकते हैं एक तरह से, हाँ, जितना एसेट्स खरीदा था वो सब माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। एंड कोई एडवांस पेमेंट वगैरह किया था वो सारा चीज, ठीक है। और अगर लाइक मेरे माइंड में एक्चुअली आने क्या लगा था कि इंटरेस्ट पे करेंगे तब क्या होता है, वो फाइनेंसिंग का होगा ना गाइस, ठीक है। मैं ही कंफ्यूज हो गया था थोड़ा देर के लिए। ओके, उसके बाद फिर मैंने जितना शेयर इशू किया या लोन पे इंटरेस्ट पे किया या शेयर पे इंटरेस्ट पे किया, है ना, शेयर पे इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, ऑब्वियस डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना, तो वो सारा चीज कहां चला जाएगा, एंड शेयर पे डिविडेंड पे करेंगे, वो सब फाइनेंसिंग का मैटर हो जाएगा। तो वो सारा चीज से अगर शेयर इशू किया तो पैसा आया, ठीक है, एंड शेयर बायबैक किया तो पैसा गया, सिंपल, ठीक है ना। डिविडेंड पे किया तो पैसा गया, डिविडेंड रिसीव किया तो पैसा आया, तो वो इन्वेस्टिंग का मैटर हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग वगैरह, देन उस पे इंटरेस्ट पे, बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट पे किया, है ना, प्रीमियम वगैरह रिसीव किया, वो प्रीमियम रिसीव किया तो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो हो जाएगा, प्रीमियम पेमेंट किया तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, बट फाइनेंसिंग है नहीं, प्रीमियम पेमेंट किया तो फाइनेंसिंग नहीं, वो इन्वेस्टिंग का। ओके, बट ये ध्यान में रखिएगा गाइस कि फाइनेंसिंग बिजनेस होगा, अगर फाइनेंस का बिजनेस होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें वहां जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, ये वाला चेंज नहीं होगा। फाइनेंस बिजनेस में ये चेंज नहीं होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं चेंज होगा। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट नहीं सॉरी, है ना, ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ, ये चला जाएगा किसमें, फाइनेंस बिजनेस है तो कहां चला जाएगा, ये ऑपरेटिंग में। अगर रेंटल बिजनेस है तो फिर ये रेंट रिसीव जो हुआ वो चला जाएगा ऑपरेटिंग में, यू नो अगेन इन्वेस्टिंग में रह जाएगा। ओके, सो थोड़ा बहुत हल्का सा दिमाग लगाना है, नथिंग एल्स, ठीक है ना, एंड यू विल अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइस। सो फाइनली हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो विल कम विथ क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, अब ये वीडियो तुरंत अपलोड होने वाला है, and we will look after it and we will solve everything. Thank you guys, have a nice day.